नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद HKM पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी की चर्चा हम एक ही वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हम छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को करेंगे। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसी भी प्रश्न को मिस मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखते हैं। ऑप्शन में काला पत्थर, जोता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। दोस्तों, इसके बारे में एक्सप्लेन दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण, ठीक है, खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। ठीक है दोस्तों, जब वहाँ की खुदाई की कालीबंगा स्थल की तो वहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, जिनके कारण ही यहाँ पर इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है, ठीक है, उस टाइम पर किस नदी के किनारे फैली थी। दोस्तों, ऑप्शन ए माही, सरस्वती, बेड़च, आहड़ नदी। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे। दोस्तों, इससे भी इसका भी हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। कालीबंगा यह सरस्वती और द्रस्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। ठीक है, सरस्वती नदी का जो वर्तमान स्वरूप है क्या है, घग्गर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी में विकसित हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ था। तो दोस्तों, अभी अभी हमने बात की है कि जो घग्गर नदी प्राचीन में क्या थी, सरस्वती नदी थी। और दोस्तों, इसी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, बेराट, गिलुंड और आयड या फिर आहड़। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, कालीबंगा सभ्यता। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी। ठीक है, निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा सभ्यता की पहचान की थी। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की पहचान किसने की थी, ऑप्शन देखते हैं। मोर्टिमोर व्हीलर, ए घोष, जेपी जोशी, आर.डी. बनर्जी। तो दोस्तों, निम्नांकित में से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 1950-51 में कालीबंगा सभ्यता की पहचान किसने की थी, अमलानंद घोष ने। ठीक है, इनको ए घोष यहाँ पर दे रखा है, तो इसका पूरा नाम है अमलानंद घोष। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए दोस्तों, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 में बीवी लाल व बीके थापर ने करवाया। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। इस स्थल पर जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। ठीक है दोस्तों, ये जो विशेषता दे रखी है कि कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन, ठीक है, एकमात्र इसी सभ्यता की पहचान है। और आगे देखते दोस्तों, यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की भी स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, ये प्राचीन जो विरासतें हैं उनको दोस्तों यहाँ पर संरक्षण के लिए जो कुछ सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा दोस्तों जितने भी दोस्तों पुराने जैसे किले वगैरह जितने भी है, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का भी पुरातात्विक विदों द्वारा यहाँ पर एक संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है, ऑप्शन है जैसलमेर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और बाड़मेर। दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है, अभी अभी हमने बात की है कि हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ठीक है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में है? ऑप्शन एक है कोट दीजी, धोलावीरा, कालीबंगा और रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ क्या है? पंजाब में है। और अभी अभी हमने बात की कि जो कालीबंगा है वो कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर है। और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की है। और इसका रंग जो है, इसका जो नाम है वो काले रंग की चूड़ियों के कारण पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। दोस्तों ये संबंधित प्रश्न इसी प्रकार आ रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो ये बुक है इसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सिंधु कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राजस्थान के किस स्थान से सिंधु कालीन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड और कालीबंगा। तो दोस्तों सिंधु कालीन जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से ही सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखना है कुछ सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सी सभ्यता और जिला सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, हनुमानगढ़ ये सही सुमेलित है। ठीक है, आगे दे रखा है बागोर, भीलवाड़ा ये भी सुमेलित हैं। गणेश्वर, सीकर ये भी सुमेलित हैं। बेराट, उदयपुर। दोस्तों बेराट जो है ये उदयपुर में नहीं है, जयपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जो ऑप्शन हो गया नहीं है। ठीक है, ये जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? ठीक है, करणपुरा, कालीबंगा, बिजनौर और अहार। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल दे रखे हैं उनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है बिजनौर, ये बिजनौर जो है ये पुरातात्विक स्थलों में से सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका भाग नहीं है। दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। हनुमानगढ़ में स्थित करणपुरा एवं कालीबंगा तथा उदयपुर में स्थित आहड़ या आहार भी इसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ में स्थित करणपुरा एवं कालीबंगा तथा उदयपुर में स्थित आहड़ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? ठीक है दोस्तों, किस इतिहासवेता ने, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी, ठीक है तीसरी राजधानी कहा था? तो दोस्तों कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? ऑप्शन देखते हैं, GS ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। तो दोस्तों किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? दशरथ शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, ये नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पूरा फोकस करके इस वीडियो को देखना है। इतिहासवेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। ठीक है, ये तो भी हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य हैं वह या प्रकोटा है प्रस्वीर। ठीक है, तो इसके जो साक्ष्य है राजस्थान के किस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न देख लीजिए, महिला प्रवेश परीक्षा 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन 1 बालातल सभ्यता, 2 ओजियाना सभ्यता, 3 कालीबंगा सभ्यता और 4 गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता में मिले हैं? तीसरा यानी कि कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। इसमें भी एक्सप्लेन देख लेते हैं। कालीबंगा नगर 2 भागों में विभाजित था और दोनों भाग
सुरक्षा दीवार यानी परकोटा से घिरे हुए थे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है हमारी। कालीबंगा क्षेत्र कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है दोस्तों, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन 1 5, 7, 8, 8 और 9। तो दोस्तों कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 2, यानी कि 7 अग्नि वेदिकाएं जो हैं ये कालीबंगा सभ्यता से या फिर कालीबंगा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। और ये कालीबंगा क्षेत्र कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की हमारी क्लास लंबी खींचने वाली है क्योंकि हम इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ जो स्थान दे रखे हैं जैसे विराटनगर, आहड़, कालीबंगा और पीलीबंगा, इनमें से किसको धूलकोट कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? आहड़ को। ठीक है, पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया है, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। दोस्तों अभी हमने जस्ट देखा कि जो आहड़ संस्कृति के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं? उदयपुर से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? ठीक है दोस्तों, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा और आहड़। तो दोस्तों अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोटे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किसी स्थान से खुदाई में मिले हैं? ठीक है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, बागोर और गणेश्वर। तो दोस्तों दो मुंह का चूल्हा और बहुत से प्रकार के बर्तन, सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? आहड़ में। ठीक है दोस्तों, आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। ये देखिए दोस्तों, आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर से सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। आगे हैं, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ संस्कृति के जो लोग हैं वो किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है तांबा, चांदी, लोहा और टिन। तो दोस्तों आहड़ संस्कृति के जो लोग थे वो तांबा, तो दोस्तों आहड़ का जो मेन काम था उसमें उद्योग धंधे तांबे के थे, और चांदी, लोहा इनसे परिचित थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टिन, लोहा, चांदी और तांबा, दोस्तों यहाँ पर चांदी, ठीक है, चांदी से परिचित नहीं थे। तांबा, लोहा और टिन, ठीक है, तीनों से परिचित थे, चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़वासी तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। तो इससे पता चलता है कि आहड़ के जो लोग हैं उनको लोहे का भी ज्ञान था, लोहे धातु का भी ज्ञान था। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, भीम डूंगरी या गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों भीम डूंगरी या गणेशी डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित हैं? बेराट सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, और ये बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये तो अभी हमने बात की कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। आहड़ की HD सांगल्या ने, और बेराट की केदारनाथपुरी, बागोर की BN मिश्रा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेराट की जो
उत्खनन है वो किसने नहीं किया है? केदारनाथपुरी ने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में आलनियों के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर एस.के. कुमार, वी.एस. वाकणकर, डॉक्टर जगत नारायण, डी.एच. गार्डन। ठीक है दोस्तों, डी.एच. गार्डन। तो यहाँ पर जो आलनीय के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा ये खोज की गई थी। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो कौन से काल से संबंधित थे? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, ईओ एग्ज़ाम, एन एग्ज़ाम सभी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना है और इसको अपनी खोपड़ी में बैठा लेना है ताकि ये दिमाग में हमेशा रहे। तो किस स्थान से जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और रंगमहल। तो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ी और ज्ञान ले लेते हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद किस स्थल का पहली बार उत्खनन किया गया था? तो वह है कालीबंगा। तत्पश्चात रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, का उत्खनन किया गया। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यताएं प्राप्त हुई। पहला भाग 2400 ईसा से 2500 ईसा पूर्व का है तथा दूसरा भाग 2200 से 1700 ईसा पूर्व का है। यहाँ से एक दुर्ग, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोल कुआं, नालियाँ, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं। दोस्तों कई बार अग्निवेदियों को भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है 7 अग्निवेदियाँ। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम एक फैक्ट लेकर चलेंगे दोस्तों जिसे हमें अच्छी तरह याद हो जाए। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कालीबंगा श्रीगंगानगर। दोस्तों ये पहला ही गलत है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, और आगे है आहड़ उदयपुर, सही है। सुनारी झुंझुनू ये भी सही है। गणेश्वर सीकर ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? पहला हमारा सही उत्तर हो गया। कालीबंगा श्रीगंगानगर में नहीं है, ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे है दोस्तों क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बेराट, आहड़, कालीबंगा और बागोर। दोस्तों किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़ को। ठीक है, आहड़ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्द भांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को क्या कहा जाता है? ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम था? दोस्तों ऑप्शन है ताम्रवती नगरी, अघाटपुर,
धूलकोट और बेराट। आहड़ का जो पुराना नाम था वो क्या था? ताम्रवती नगरी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं कि आहड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं। क्या है तथ्य? प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आगटपुर के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ये वापस रिपीट हो गया है। किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ऑप्शन है विराटनगर, आहड़, कालीबंगा और पीलीबंगा। दोस्तों, किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? आहड़ को। ठीक है, आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। और आहड़ जो है ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किन अन्य नामों से भी जानी जाती है? आहड़पुर, अगच्छपुर, आघाटपुर और आदमपुर। ठीक है दोस्तों, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है, ठीक है, आघाटपुर। इसके 3 नाम हमने देख लिए, ताम्रवती नगरी और आहड़ और आघाटपुर। ठीक है दोस्तों, ये देखें, प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो दोस्तों, प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है? इसका उत्तर है आहड़ का। ठीक है, कालीबंगा का तो दोस्तों खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी और बीबी लाल और बीके थापर ने उसका उत्खनन किया था। और यहाँ पर प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, कई बार पेपर में AK व्यास भी लिखा हुआ आ जाता है, तथा रत्नचंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ने 1954 में की थी। 1961-62 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया, नाम ध्यान से देखना दोस्तों, हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड लोहयुगीन। ठीक है दोस्तों, आहड़ का जो संपूर्ण कालक्रम है उसे 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन था और द्वितीय जो कालखंड है वो लोहयुगीन था। सभ्यता के घोतक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो आहड़ का जो उत्खनन का कार्य है वो अभी हमने बात की थी, किसके निर्देशन में उत्खनित हुआ था? HD सांकलिया। ठीक है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? ठीक है दोस्तों, इसका उत्खनन यानी कि खुदाई किसने की थी? ऑप्शन ए VN मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे और VS शिंदे। तो यहाँ पर आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम जो खुदाई है वो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, AK व्यास ने सर्वप्रथम खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी के तट पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर और लूणी नदी पर। दोस्तों, आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी पर। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। तो दोस्तों, बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? इसका उत्तर है आहड़ से। ठीक है, आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों,
ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को ध्यान में रखना है। कई बार सभ्यताओं से संबंधित भी प्रश्न इस प्रकार से घुमाकर पूछ ले जाते हैं जिसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आपको प्रत्येक फैक्ट को, प्रत्येक तथ्य को अच्छी तरह से ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना है। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे और दोस्तों ये टॉपिक आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और दोस्तों, राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं जैसे पटवारी, पुलिस, ग्राम सेवक, एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट, तृतीय श्रेणी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, सभी परीक्षाएं जिनमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये बहुत ही वीडियो जो है ये हेल्पफुल होने वाली हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। ऑप्शन है भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, सीकर में और उदयपुर में। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष चिन्ह हैं वो कहाँ पर उपस्थित हैं? सीकर में। ठीक है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे हैं। चलो पूरा इसको जो डिटेल है वो देख लेते हैं। गणेश्वर प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के कांतली नदी के तट पर उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने 1977 में करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गणेश्वर सभ्यता को, जो कि सीकर में नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली थी। ठीक है, यहाँ पर जून 2006 में खुदाई की गई थी। और दोस्तों, ये जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था? आर.सी. अग्रवाल, ठीक है, और विजय कुमार के द्वारा। यहाँ पर बहुत सारी ताम्र वस्तुएं मिली थी। आगे है दोस्तों क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ठीक है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? सरस्वती, आहड़, सिंधु और कांतली। तो दोस्तों, पटवा 2011 का प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना से, श्री गंगानगर से, पलसाना से और रिंगस से। दोस्तों, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीम के थाना से, श्री गंगानगर से, पलसाना से और रिंगस से। तो दोस्तों, कहाँ से हुए हैं? नीम के थाना से। क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो हो गया काम। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास सभ्यता के और मौर्यकालीन सभ्यता के। दोस्तों, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के। बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख, ठीक है, बेराट में अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक, जिनमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो बेराट है ये इसमें किसके अवशेष मिले हैं? इसमें अशोककालीन शिलालेख मिले, यानी अशोक क्या था दोस्तों? मौर्य शासक था, मौर्यकालीन अशोक जो था। तो दोस्तों, अशोक जो था उसके समकालीन मौर्यकालीन यहाँ पर ये जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं।
और यहाँ पर उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 तो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं थी और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी, जिसे 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्कूल कॉलेज व्याख्याता का जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बडली, बरनाला, बेराट और भुजकला। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का अभिलेख या शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। बेराट जयपुर से। मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? आहड़, बेराट, पिपाड़ और दुनाडा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर? अभी अभी हमने बात की बेराट में। ठीक है, यहाँ पर अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। ठीक है, तो मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की और चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। ठीक है दोस्तों, मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की और अर्जुनायन राज्य की। तो बेराट जो है वह किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की। ये भी इम्पोर्टेंट, विराट नगर इसका नाम है दोस्तों, पहले ही विराट नगर था। तो किसकी राजधानी है? मत्स्य की राजधानी है। इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। एक सेकंड, ठीक है दोस्तों। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर वर्तमान में बेराट में बिजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातात्विक विद नील रत्न बनर्जी, ठीक है, तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, बेराट सभ्यता किस नदी के तट पर है? बाणगंगा नदी के तट पर। और यह जो है ये विराट, इसमें विजय की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन का कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 में किया गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों, मत्स्य जनपद चम्मा, विराट नगर, कुशीनारा, गोकुलपुरा। दोस्तों विराट नगर की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? विराट नगर, जिसको बाद में क्या कहा जाने लगा? बेराट कहा जाने लगा। विजय की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, विजय की पहाड़ी स्थित है। विजय की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दौसा में, भरतपुर में, विराट नगर में और डिग में। तो दोस्तों विजय की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? विराट नगर में। और यहाँ पर सबसे पहले जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। विजय की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में देखने में मिलेंगे। तो विजय की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, बेराट, आहड़ और बालातल। तो दोस्तों विजय की जो पहाड़ी है वो किस सभ्यता से संबंधित है? अभी अभी हमने देखा बेराट से। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बेराट सभ्यता स्थित बिजक पहाड़ी पर इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 1837 में इसे कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ 3 शब्द लिखे हुए थे। जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया। यहाँ पर 1999 में विजय की पहाड़ी से
1999 बीजे की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, जो भारत में सर्वप्रथम मंदिर के जो अवशेष हैं वो यहीं से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बीजे की पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, या फिर बेराट सभ्यता से मिले हैं। आगे हैं दोस्तों, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी का ये 2006 में पूछा गया था और कॉलेज वैकेटा में ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन है गोसुंडा, ओसिया, नागदा और बेराट। तो दोस्तों राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं? बेराट से। बेराट को किस नाम से जाना जाता है? विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है ये मत्स्य संघ की राजधानी थी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेन दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। प्राचीन काल में विराट नगर नाम से प्रसिद्ध इस स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृदपात्र का त्रिरत्न एवं स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए। ठीक है, यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भीम की डूंगरी के पास पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति राजस्थान ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबत तहसील का गांव। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा गांव है परबतसर तहसील का? किन्सरिया, कुराड़ा, कितलसर और कालेटड़ा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति, किसकी दोस्तों? ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का जो गांव है वह है। ऑप्शन है किन्सरिया, कुराड़ा, कितलसर और कालेटड़ा। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर है कुराड़ा। नागौर स्थित कुराड़ा गांव में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया। ऑप्शन है मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? ठीक है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन एक है नागौर, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़। तो दोस्तों मध्यमिका जो नगरी है वो किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर आप दोस्तों देखो यूट्यूब पर वीडियो खूब पड़ी हुई है, आप कितनी भी वीडियो देख लो दोस्तों, अगर आपको प्रत्येक वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना होगा तभी आपको, भले अपने चैनल की नहीं दूसरे चैनल की देखो, ठीक है, किसी भी की भी वीडियो देखो आपको अच्छी तरह से देखना ही होगा, तभी आपको याद में रहेगा और आपके दिमाग में सही तरीके से सेट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पहले मध्यमिका के बारे में भी हम जान लेते हैं कि मध्यमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। मध्यमिका वर्तमान नाम है इसका नगरी। ठीक है, जो मध्यमिका या मध्यमिका है इसका जो वर्तमान नाम क्या है? नगरी। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं जिनका उत्खनन करता सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातात्विक शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? दोस्तों किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो दोस्तों बालातल जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, किस जिले में स्थित है बालातल सभ्यता? उदयपुर में स्थित है। बालातल सभ्यता से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित
इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कब हुए थे? 1993 में। बीएन मिश्र के नेतृत्व में उत्खनित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियाँ और तांबे के आभूषण आदि प्राप्त हुए। किससे हुए हैं? बालाथल से। ठीक है, बालाथल कहाँ है? उदयपुर में। और इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था? बालाथल का वीएन मिश्र के द्वारा ये उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? ठीक है, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा प्रथम। ठीक है, इसका उपनाम है, किस सभ्यता का ये नाम दिया गया है? कालीबंगा प्रथम। ऑप्शन ए बालाथल, बेराट, आहड़ और सोनती। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा प्रथम जो है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है सोनती सभ्यता। किसे कहा जाता है? सोनती सभ्यता। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, सोनती सभ्यता के बारे में। ये जो है ये जो सभ्यता है इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, सोनती सभ्यता का जो उत्खनन है ये 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। आगे हैं, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक भागौर कस्बा स्थित है? ठीक है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक जो भागौर सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सीकर, नागौर, अलवर और भीलवाड़ा। तो दोस्तों भागौर कस्बा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। भागौर के भी बारे में देख लेते हैं। भागौर ये स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 में उत्खनित किए गए इस स्थल से प्रस्तर युग के उपकरण मिले हैं, जिनमें से हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सूअर आदि की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? भागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। भागौर कस्बा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक और नगरी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों यहाँ पर जो तिलवाड़ा बाड़मेर हैं, नगर टोंक हैं, रेड टोंक हैं और नगरी चित्तौड़गढ़ हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है ये प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसको कहा जाता है? पटवारी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसे कहा जाता है? रेड टोंक को कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो निवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम मालव नगर कहते थे? नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक। ठीक है दोस्तों, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ठीक है, नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी टोंक और रेड टोंक। तो दोस्तों किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? इसका उत्तर है नगर टोंक। इसके बारे में देख लेते हैं। नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल
जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर A.K. पुरी के निर्देशन में हुआ। ठीक है, किसका? नगर सभ्यता का, मालव नगर। तो दोस्तों मालव नगर किसे कहा जाता है? जो टोंक का जो उंडियारा कस्बा है उसके पास स्थल जिसका है नगर सभ्यता, उसे क्या कहा जाता है? मालव नगर भी कहा जाता है। आगे हैं, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? दोस्तों महाभारत काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर मिले? ऑप्शन है अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में। ऑप्शन है माउंट आबू में, नलियासर में और रत्ना में। तो दोस्तों महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो दोस्तों ये कहाँ पर मिले हैं? अलवर के निकट बेराट में। बेराट कहाँ है? जयपुर में है। और जयपुर जो है ये किसके निकट है? अलवर के निकट ही है। और भरतपुर की जो नोह है, नोह तहसील, उसमें उसके पास मिले। ठीक है, भरतपुर में नोह है तो उसमें महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। इसके बारे में थोड़े और देख लेते हैं। बेराट की भीमसेन की डूंगरी में एक पानी भरा रहता है, भीम लता। ठीक है दोस्तों, एक गड्ढा जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीम लता कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक सेकंड। दोस्तों ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी व्याख्या देख लेते हैं। बेराट में भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीम लता कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष भी मिले हैं। क्या है दोस्तों? पूरी चीज़ एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बेराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीम तला के रूप में, इसे भीम तला कहते हैं। क्या कहते हैं? भीम तला कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। ठीक है, यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, बेराट में बौद्ध विहार के अवशेष भी मिले हैं। बढ़ते हैं आगे। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। दोस्तों बेराट में जो स्थित पहाड़ी होती हैं जिसे बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? बुद्धा की पहाड़ी, अशोक पहाड़ी और बीजक की पहाड़ी और विराट पहाड़ी। तो दोस्तों बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी और विराट पहाड़ी। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? बीजक पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? जयपुर में है। देखिए दोस्तों, RS एग्ज़ाम 1996 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको अच्छी तरह से देखना है। निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है। दोस्तों इनमें से कौन सी लौह युगीन सभ्यता है? वेणेश्वर डूंगरपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ और पुंगल बीकानेर, भीनमाल जालोर, पलाना जालोर, मलाह भरतपुर, नोह भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर, सोनारी झुंझुनू और तरखानवाला गंगानगर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर और कुराड़ा पर्वतसर। तो दोस्तों यहाँ पर लौह युगीन जो सभ्यता है इसका समूह कौन सा है? नोह भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर और सोनारी झुंझुनू। ठीक है, ये तीनों जो स्थल हैं वे भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं और किस जिले में है ये भी ध्यान रखना है। तो नोह किस में है? भरतपुर में है।
जोधपुरिया किस में है? जयपुर में है। और सुनारी किस में है? झुंझुनू में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए दोस्तों, आगे भी एक्सप्लेन दे रखा है इनके बारे में। लोह युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं नौभरतपुर, विराटनगर, जोधपुरिया सांबर, जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड नगर नेनवा टोंक और भीनमाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़, चक 84, तरखानवाला गंगानगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता के अवशेष हैं वो मिले हैं। कहाँ कहाँ पर मिले हैं? नौह भरतपुर, विराटनगर, जोधपुरिया। दोस्तों विराटनगर में जो जोधपुरिया है जयपुर में। ठीक है, सुनारी झुंझुनू, रेड नगर नेनवा टोक और भीनमाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़, चक 84, तरखानवाला गंगानगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ओजियाना, रंगमहल, महासतियाँ और नलियासर। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ओजियाना, रंगमहल, महासतियाँ और नलियासर। तो दोस्तों किस स्थान पर मिले हैं? महासतियाँ। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए? ठीक है, ऑप्शन है गेरुए रंग के मृदभांड की संस्कृति, जिसको ओसीपी कहते हैं, काले व लाल रंग के मृदभांड संस्कृति, और चित्रित स्लेटी रंग का मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है, ठीक है, काले व लाल रंग की मृदभांड संस्कृति। ठीक है, बीएड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? गुणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, विराट एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है, और आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, इस बात पर हमको गौर करना है। ठीक है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो है दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि ये तो उत्खनन स्थल है। विराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, तो दोस्तों ये भी गलत है। ये तो क्या था? शहरी संस्कृति थी, ग्राम्य नहीं थी। ठीक है, ग्राम्य संस्कृति नहीं थी। कालीबंगा लोह युगीन, तो कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का उदाहरण है, तो ये भी गलत है, कालीबंगा लोह युगीन सभ्यता का उदाहरण नहीं है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था, तो बिल्कुल सही बात है। आहड़वासियों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो क्या था? अयस्क तांबे का गलाना एवं ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर और कालीबंगा। तो दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं?
ऑप्शन है तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर और कालीबंगा। तो दोस्तों किस स्थान से प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता के। ठीक है, किस पर हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा उत्खनन स्थल भागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन है पाली एवं जालोर, दूसरा है बीकानेर एवं पाली, तीसरा है भीलवाड़ा एवं पाली और चौथा है अलवर एवं भीलवाड़ा। तो दोस्तों पूरा उत्खनन स्थल भागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? ऑप्शन है पाली एवं जालोर, बीकानेर एवं पाली, भीलवाड़ा एवं पाली, अलवर एवं पाली। तो किसमें है दोस्तों? भीलवाड़ा एवं पाली में। ठीक है, बागोर भीलवाड़ा में है और नाडोल पाली में है। इसके बारे में भी थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। पुरातात्विक स्थल भागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में तथा नाडोल पाली जिले में स्थित है। दोस्तों भागोर जो है ये किस नदी के तट पर है? कोठारी नदी के तट पर। ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ वो सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपके कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आपको भी दोस्तों यहाँ पर पता लग रहा होगा कि जो सभी जो प्रश्न हैं ये पुरानी परीक्षाओं जैसे पटवार, पुलिस वगैरह जितनी भी परीक्षाएं होती है राजस्थान में, उनमें से अधिकांश क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों से दोस्तों यहाँ पर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसीलिए पूरी वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों साथ साथ समझते रहिए। ठीक है, साथ साथ समझते रहिए ताकि दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और इसके बाद दोस्तों हमारी अनेक वीडियो आएगी जिसमें हम राजस्थान के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक टेस्ट सीरीज भी दोस्तों हम चालू करेंगे जिसमें साइंस जो कि सेकंड ग्रेड और रीड के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हम दोस्तों आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। फिलहाल दोस्तों हम राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इतने लेवल के कई बार प्रश्न बन जाते हैं जिससे कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाता है, परीक्षा में सही उत्तर ही नहीं दे पाता। तो इसका समाधान भी हमने ढूंढ लिया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी करा सकता था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए और आपसे पूछ लेता कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो डायरेक्ट टिक लगा देते। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेन दे रखा है उससे हमें अच्छी तरह याद हो जाएगा। और दोस्तों उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये भी दोस्तों आपको पता लग ही रहा होगा कि यहाँ पर जैसे मान लो कालीबंगा सभ्यता पढ़ाई, तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी को दोस्तों यहाँ एक्सप्लेन के रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने बीच में छोड़ दी तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसको दोस्तों पूरी देखना है और प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करना है। सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और दोस्तों ये जो प्रश्न हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देखना कि आरएस, पुलिस, पटवारी, एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट, ये जितनी भी परीक्षाएं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि, इसके अलावा दोस्तों महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक जो भी हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्या होता है दोस्तों? कृषि पर्यवेक्षक होता है। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी भी इसी में सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कांतली, लूणी, चंबल और बनास। तो दोस्तों निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? किसमें मिले हैं दोस्तों? कांतली में। किसमें मिले हैं? कांतली में मिले हैं।
सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र की तहसील में कांतरी नदी के तट पर दोस्तों ये जो गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है, कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, जो कि यहाँ पर मिली है और इसे दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और आगे है दोस्तों, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है, आवासीय भवनों की ईंटों की नींव जो होती है वो ईंटों की होती थी और मिट्टी या कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और चौथा ऑप्शन है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़ों एवं चिप्स का सम्मिश्रण का उपयोग करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं कि क्या एक्सप्लेन दे रखा है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम, ठीक है, प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिलते थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में घोरे और कोटे, ठीक है, घोरे और कोटे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आहड़ संस्कृति के जो विशिष्ट आकृति के बर्तन होते थे उनको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। और कहा जाता है, ठीक है, वर्तमान में भी यही कहा जाता है कि उस टाइम पर जो बर्तन मिलते थे उनको क्या कहा जाता है? ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। आगे भी इसे तो आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था तथा तांबर की वस्तुएं बनाना था। दोस्तों वहाँ जो आहड़ जो सभ्यता थी इसमें ताम्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग थे यहाँ पर थे और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था अयस्क तांबे का गलाना और गलाकर तांबे की वस्तुएं बनाना। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित दूसर मृदभांड। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? वह है चित्रित दूसर मृदभांड। कौन सी नहीं है? चित्रित दूसर मृदभांड। ठीक है दोस्तों, चावल है, कृष्ण लोहित मृदभांड है और तांबे की वस्तुएं हैं। कौन सा नहीं है? चित्रित दूसर मृदभांड आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। आगे है, विराटनगर के प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है दोस्तों, विराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों विराटनगर में जो प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छी तरह से देखना है। तो दोस्तों ऑप्शन है, दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर और RC अग्रवाल। ठीक है, तो जो विराटनगर में प्रथम उत्खनन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है,
देखिए दोस्तों, बेराट सभ्यता का उत्खनन प्रथम बार दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 तथा पुनः 1962-63 में पुरातात्विद नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। और देख सकते हो आप यहाँ पर दोस्तों, दयाराम साहनी ने जो विराट नगर का जो प्रथम उत्खनन है वो किया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर जो डेट दी गई है ये 1936 से 37, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन को देखते हैं, अजयराज, वासुदेव, कानड़देव और अर्णोराज। तो दोस्तों बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अजयराज, वासुदेव, अर्णोराज और कानड़देव। किसने करवाया था दोस्तों बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण? वासुदेव ने। किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। और आगे का प्रश्न है, संग्रिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल प्रहरी 2017 में भी पूछा गया है। संग्रिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों संग्रिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर। तो दोस्तों संग्रिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। किसमें है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। यहाँ पर एक सभ्यता भी थी हनुमानगढ़ में, कालीबंगा सभ्यता, जो कि महत्वपूर्ण है। इसका जो उत्खनन है दोस्तों वो अमलानंद, इसकी जो खोज है, ठीक है, खोज वो तो उत्खनन तो दोस्तों इसका बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। और इसकी जो खोज है कालीबंगा सभ्यता की, वो किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ पर दोस्तों जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका जो नाम है वह यहाँ पर उत्खनन के दौरान मिली काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम दोस्तों कालीबंगा पड़ा। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों उस समय सरस्वती और द्रसद्वती नदी के किनारे पर थी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र रही है दोस्तों, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। और किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा दोस्तों सही उत्तर क्या हो गया? हनुमानगढ़। डोडिया क्या है? ठीक है, डोडिया क्या है? चित्रों का क्या है दोस्तों? ओढ़ने का वस्त्र है, चादर है। और जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का है। और स्त्रियों का कर्णाभूषण, यानी कि कान में पहनने का आभूषण है, ठीक है, कर्ण आभूषण। तो यहाँ पर डोडिया क्या है दोस्तों? डोडिया है जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। क्या है दोस्तों? जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है डोडिया, ठीक है। और आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे प्रश्न हमने अच्छे तरीके से लिए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न मिस मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट, नगरी, रेड टोंक और नगर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, बेराट, नगरी, रेड और नगर। तो यहाँ पर दोस्तों मिनेंडर के जो 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? कई बार दोस्तों राज देखो लो RS 2018 में भी ताज़ा पूछा गया प्रश्न है।
ताज़ा ताज़ा पूछा गया प्रश्न है। तो मिनेंडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं बच्चों? बेराट से। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र था। ठीक है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का जो केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो ऑप्शन है डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा। तो दोस्तों प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का जो केंद्र था वो किसके आसपास केंद्रित था? तो किसके था दोस्तों? बीकानेर के। किसके आसपास केंद्रित था? बीकानेर के आसपास केंद्रित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए पूरे क्वेश्चन देखना और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, पूरे को याद करना। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहार को गुर्जर कहा गया? नीलगुंड और देवली, राधनपुर और कराड़। तो दोस्तों किसने अभिलेखों में, ठीक है, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? तो दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। नीलगुंड और देवली, राधनपुर और कराड़। इसमें दोस्तों यहाँ पर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों अपराजित के जो शिलालेख के रचयिता हैं वो निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है सोमदेव, बी नारायण, सी दामोदर और जो डी दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है वो है गजोदर। दोस्तों यहाँ पर अपराजित के शिलालेख के जो रचयिता हैं वो कौन है? ठीक है दोस्तों, कौन है? एक सेकंड दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो ऑप्शन मैं बोल देता हूँ एक बार फिर। सोमदेव, नारायण, दामोदर और गजोदर। तो दोस्तों यहाँ पर अपराजित के जो शिलालेख हैं इनके रचयिता कौन है? इसका उत्तर है दामोदर। ठीक है, कौन है? दामोदर हैं। आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? ठीक है दोस्तों, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शुभचंद्र, पार्श्वचंद, क्रमचंद और दीपचंद्र। ठीक है दोस्तों, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? शुभचंद्र, पार्श्वचंद, क्रमचंद और दीपचंद। तो इन ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर है शुभचंद्र। ठीक है, ठीक है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसमें पार्श्वचंद, मैंने दोस्तों देखा कि जो अधिकांश अभ्यर्थी हैं वो इसमें पार्श्वचंद लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है कि आबू के जो अभिलेख हैं उसके लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र है। देखिए दोस्तों भाग्य की ओर बढ़ते हैं। राय सिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति का जो संबंध है वो किस से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से और कोटा के शासकों से। तो दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति का जो संबंध है वो किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से या फिर कोटा के शासकों से। तो दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति का जो संबंध है वो किससे है? बीकानेर के शासकों से। ठीक है दोस्तों, ये राय सिंह जो है बीकानेर का था और राय सिंह जो प्रशस्ति है उसका संबंध किससे है? बीकानेर के शासकों से। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला का प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? ठीक है दोस्तों, प्राचीन राजस्थान की
मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव की जो प्रतिमा है वो किस जिले से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो दोस्तों राजस्थान की मूर्ति कला की जो प्रतीक है नाद की शिव प्रतिमा वह किस जिले से प्राप्त हुई हैं? अजमेर से। किस जिले से प्राप्त हुई हैं? अजमेर से प्राप्त हुई हैं। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि जो कौन सा स्थल है प्राचीन वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। ऑप्शन ए के विराट नगर, और दूसरा ऑप्शन है जेतारण, तीसरा ऑप्शन है सागवाड़ा और चौथा ऑप्शन है बालोतरा। तो दोस्तों कौन सा जो प्राचीन स्थल है वो राजस्थान का जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है? ठीक है, तो उसका उत्तर है विराट नगर। यहाँ पर सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य है वो किसने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने। ये देखिए दोस्तों, अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश का भाग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश का भाग कौन सा है? बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है धौलपुर और चौथा ऑप्शन है अलवर। तो दोस्तों कौन सा जो स्थल है वो जंगल प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा जिला जंगल प्रदेश का भाग नहीं है? वही दोस्तों यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये गलत है क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जंगल प्रदेश का भाग है। तो दोस्तों कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, बीकानेर जो है यहाँ पर ये तीनों दे रखे हैं, ये क्या है? बांसवाड़ा, धौलपुर और अलवर। ये क्या है दोस्तों? ये जंगल प्रदेश के भाग नहीं है। कौन सा है दोस्तों? बीकानेर जंगल प्रदेश का भाग है। आगे है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाते थे? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ही बीकानेर जोधपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, अलवर भरतपुर और लास्ट है उदयपुर डूंगरपुर। तो दोस्तों कौन सा जो प्रदेश है वो जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं? एक तो है बीकानेर जोधपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, अलवर भरतपुर और उदयपुर और डूंगरपुर। तो दोस्तों कौन से हैं जो कि जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं? बीकानेर और जोधपुर। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? जंगल प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा जो महाभारत काल में था? ठीक है, जंगल प्रदेश उस टाइम पर किस नाम से जाना जाता था? ये बीकानेर जोधपुर का भाग जंगल देश या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? ठीक है दोस्तों, राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? तो दोस्तों किस में रहा है? पश्चिमी भाग में और दक्षिण भाग में, पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में। दोस्तों राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में। तो दोस्तों किस में रहा है? इसका उत्तर है 4, उत्तरी भाग में। ठीक है, योद्धे गंगानगर वाला एरिया इसमें आ जाता है। ये देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, योद्धे जो प्राचीन काल में किस नाम से? गंगानगर और हनुमानगढ़। बढ़ते हैं आगे की ओर।
आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत करती हैं? ठीक है दोस्तों, आहड़ में ऐसी कौन सी चीज़ें मिली हैं जो कि उनके बाहर के व्यापार यानी कि बाहर से संपर्कों को संकेत करती हैं? दोस्तों हैं ताम्र उपकरण, ठीक है, ताम्र उपकरण, शेलकड़ी, लेपिस लाजुली और टेराकोटा मनके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत करती है? ऑप्शन भी देख लीजिए दोस्तों, ताम्र उपकरण, शेलकड़ी, लेपिस लाजुली और टेराकोटा मनके। तो दोस्तों कौन सी जो ऐसी सामग्री है वह आहड़ के उत्खनन से प्राप्त जो कि आहड़ का संबंध बाहरी संपर्कों से संकेत करती हैं? तो हैं दोस्तों लेपिस लाजुली। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही हो गया है। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ। ठीक है, लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये दोस्तों प्रश्न जो देख सकते हो आप, सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 है आहड़, 2 है बेराट, 3 है गणेश्वर और 4 हैं कालीबंगा। तो दोस्तों आहड़ अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। और दोस्तों कालीबंगा का जो नाम है वो किस प्रकार से आया है? दोस्तों जब कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था तो वहाँ पर खुदाई के दौरान काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। इन काली रंग की चूड़ियों के कारण ही कालीबंगा सभ्यता को कालीबंगा नाम दिया गया। यहाँ पर काली का तो मतलब हो गया काले रंग और यहाँ पर जो बंगा है उसका और मतलब हो गया चूड़ियाँ। ठीक है, तो कालीबंगा का सामान्य जो अर्थ है उसका क्या नाम हो गया? कालीबंगा सभ्यता। और दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कालीबंगा सभ्यता है ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता को जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कहा। यहाँ पर दोस्तों जुते हुए खेत के अवशेष मिले और दोस्तों इसकी जो सर्वप्रथम खोज है वो अमलानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया। किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का काम किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और इसमें आगे देखिए दोस्तों, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बेराट, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आहड़ और चौथा है बनावली। ठीक है, तो किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, आहड़ और बनावली। तो किस पर प्राप्त हुई हैं? बेराट पर। किस पर प्राप्त हुई हैं? बेराट पर। तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या हो गया? बेराट। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्ग प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों
किस स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो दोस्तों किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा जो पंचमार्क प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है? बेराट से। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? बेराट। ठीक है, बेराट सभ्यता का जो सबसे पहले उत्खनन है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। पहले इसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। और विराट नगर जो है ये किसकी राजधानी थी? ये मत्स्य संघ की राजधानी थी। ठीक है, महाभारत कालीन मत्स्य संघ की राजधानी थी। यहाँ पर बौद्ध सभ्यता के बौद्ध मंदिरों के स्तूप भी मिले हैं बेराट में, बिजक की डूंगरी से। और ये जो सभ्यताएं ये कहाँ पर हैं? जयपुर में हैं। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? बेराट। कौन सा हो गया? बेराट। और निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? दोस्तों ये प्रश्न देख लीजिए, उद्योग प्रचार अधिकारी 2018 का जो प्रश्न है। देखिए एक बार और बोल रहा हूँ मैं, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? ऑप्शन है आहड़, कोट डिगी, गिलुंड और कालीबंगा। तो दोस्तों किसे सजाया गया है? ऑप्शन 4 है कालीबंगा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? ऑप्शन है आहड़, कोट डिगी, गिलुंड और कालीबंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? कालीबंगा। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो दोस्तों किस के अनुसंधान करता है? ऑप्शन ए के आहड़ उदयपुर, दूसरा है रंगमहल हनुमानगढ़, तीसरा है रेड टोंक और चौथा है नगरी चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो दोस्तों किसके हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आहड़ उदयपुर, रंगमहल हनुमानगढ़ और रेड टोंक और अरावली नगरी चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? रेड टोंक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और ऐसे प्रश्न ही दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सरल प्रश्न दिखाई देते हैं कई बार वे प्रश्न ही हमें परीक्षा में उलझा देते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आपको अच्छी तरह से गहन अध्ययन करना है। आगे हैं दोस्तों, बागोर भीलवाड़ा जिले नदी के कांटे पर स्थित है। ठीक है, बागोर सभ्यता है जो कि भीलवाड़ा जिले में है। ये दोस्तों किस नदी के कांटे या फिर किनारे पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है लूनी, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है कोठारी और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो दोस्तों बागोर भीलवाड़ा जिले की जो सभ्यता है वो किस नदी के कांटे पर स्थित है? ऑप्शन भी यहाँ पर हमने देख लिए। पहला ऑप्शन तो था लूनी, दूसरा बनास, तीसरा कोठारी और चौथा चंबल। तो दोस्तों किसके कांटे पर स्थित है? कोठारी नदी के कांटे पर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके कांटे पर स्थित है? कोठारी नदी के कांटे पर।
आगे ही दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला सहायक 2019 का प्रश्न है। कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं वह मंडोर के प्रतिहारों, ठीक है, कौन सा जो अभिलेख है वो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? ऑप्शन है संबोली अभिलेख, दूसरा है घटियाला अभिलेख, तीसरा है बीजापुर अभिलेख और चौथा है अर्थुना अभिलेख। तो दोस्तों कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? इसका उत्तर है घटियाला अभिलेख। कौन सा देता है दोस्तों? घटियाला अभिलेख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से हमको देखना है कि किस फसल का जो उत्पादन है वो आहड़ सभ्यता में नहीं होता था। ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है जौ। तो दोस्तों कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, इसकी भी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर बोनस दिया गया है। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूँ, ज्वार और चावल का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे। किस किस का करते थे? आहड़ सभ्यता के लोग गेहूँ, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कारण से यहाँ पर बोनस दिया गया। यहाँ पर गेहूँ भी ऑप्शन में दिया गया, बाजरा भी दिया गया और चावल भी दिया गया और साथ में जौ भी दिया गया। तो दोस्तों नहीं होता था, तो दोस्तों यहाँ पर जो है जौ ये सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये सही है, तो इस हिसाब से तो ये ऑप्शन 4 सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन 4 सही होना चाहिए। और आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, गेहूँ, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। आगे हैं आहड़ सभ्यता के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये भी सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये तो गलत बात है, ये तो चावल से परिचित थे। और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और इसके अलावा ये जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो है यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ पर जो ये तीनों ऑप्शन सही है। दोस्तों इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसीलिए इसको पूरा देखना। और मैं आशा भी करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपकी समझ में आ रही होगी और ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी वीडियो है। और जो ये प्रश्न है दोस्तों सभी के सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर से दोस्तों पुरातात्विक स्रोत के जो प्रश्न है वो आ जाएंगे, तो इनको दोस्तों हम बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने देख लिया अपराजित के शिलालेख से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। इसके अलावा दोस्तों हमने आबू के अभिलेख से संबंधित प्रश्न देख लिए। रायसिंह प्रशस्ति का संबंध किससे है ये प्रश्न देख लिए। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नारद शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई हैं, ये प्रश्न भी हमने देख लिए। दोस्तों ही इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की, जिसमें देखिए नीलगुड़, देवली, राधनपुर गराड़, इसमें से गुजर प्रतिहारों को गुजर कहा गया। तो दोस्तों ये जो चारों अभिलेख है इनमें गुर्जरों को प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया।
और डोडिया क्या है? तो दोस्तों ये क्या है डोडिया? जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है जिसको डोडिया कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, विराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो दोस्तों ये जो नेतृत्व है ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। तो दोस्तों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये से प्रश्न ही दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझा होगा, आशा भी करते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार के अधिकांश प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार हम ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षाओं में प्रश्न गलती कर देते हैं। इसी के कारण ये प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम भी लापरवाही कर जाते हैं कई बार। तो अच्छी तरह से समझना, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, तो आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी और इसी क्लासें हमारे माध्यम से आती रहेगी। और आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल जो राजस्थान के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही लेवल से पूछे जाने लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने जैसे बिना पढ़े एग्ज़ाम में उठकर चले गए और टिक लगा दिया, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसीलिए आपको अच्छी तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी के साथ साथ आपको अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को हाथ से लिखकर याद करते हो तो वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। इसीलिए अच्छी तैयारी करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और अपने लक्ष्य में आ रही बाधाओं का सामना करो। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो लक्ष्य में आने वाली हर बाधा का समाधान ढूंढा जा सकता है। दोस्तों राजस्थान जीके की ये वीडियो थी। इस वीडियो के बाद हम राजस्थान की जो सीरीज हैं वो चलाने वाले हैं, जिसमें हम पुलिस कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी, वन रक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर और तो दोस्तों ये थी वीडियो, और ये बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। इसमें हमने राजस्थान के जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करी। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में।